बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है जी कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड की बिल्कुल जो बेसिक्स हैं वो बहुत ईजी हैं और मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि ये अवेलेबल है। इसकी एक वीडियो मैंने प्रैक्टिकल के रेफरेंस से ऑलरेडी अपलोड की है, जहाँ पे आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट किस तरह का होता है, किस शेप का होता है और उसको कैसे फेंकते हैं और फिर उसके बाद आगे स्टडी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये मेथड नंबर 1 पे प्लांट्स के लिए और लिमिटेड हद तक एनिमल्स की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ प्लांट के रेफरेंस से, चूँकि यहाँ पे हम प्लांट का स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली प्लांट के रेफरेंस से ही इसको डिस्कस करें। इसमें जब हम छोटे छोटे प्लांट्स जो कि जनरल नॉलेज के लिहाज से कह लीजिए, अगर आपने वीडियो सब में देखी हुई है, जैसे मेरा तो नहीं ख्याल कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, वो चूँकि कल चंद लोगों ने हाथ खड़ा किया था। याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट इसका लफ्ज़ होता है चकोर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि चकोर शक्ल का हो। आम रवाज है, रूटीन है कि मोस्टली जब कोऑर्डिनेट बनाते हैं और फेंकते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो हम स्क्वायर के अलावा आप रेक्टेंगल शेप पे कोऑर्डिनेट यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हैं, हत्ता कि आप एक सर्कल की शक्ल का भी कोऑर्डिनेट बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका बेसिक प्रिंसिपल सेम है और जब वो सेम प्रिंसिपल के हो रहे हैं, एरिया आपको उसका कैलकुलेट करना है और उसकी मदद से स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इससे कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाए। अगर किसी एयर शेप में हो तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये इसकी रीज़न है कि ऐसा करें। अब जिस जगह पे आपने देखिएगा कोऑर्डिनेट की बहुत सी टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेट्स की आगे फर्दर बहुत सी टाइप्स हैं। जो कोऑर्डिनेट मैंने वीडियो में दिखाया है वो सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट है और स्क्वायर फुट वाला कोऑर्डिनेट था, जो कि छोटे पैमाने पे फौरी तौर पर अगर आप कुछ स्टडी करना चाहते हैं, पहले प्लांट स्टडी हो सकते हैं। छोटे वाले प्लांट्स ग्रासेस वगैरह जो हैं वो बड़े आराम से उसके साथ स्टडी की जा सकती है। लेकिन अगर प्लांट बड़े साइज के हों, ट्रीज हों, दरख्त हों, तो फिर वो कोऑर्डिनेट सूटेबल नहीं होगा। इसकी लिमिटेशन है। उसमें अगर आपने वीडियो को गौर से देखा है तो जिस जगह पे प्लांटेशन है, पौधे हैं या कम्युनिटीज की स्टडी करना है, अब जब कोऑर्डिनेट फेंकने हैं तो इसका असूल होता है कि आपने अनबाइस्ड होकर फेंकना है। जिसका एक ही तरीका है कि आपका मुंह उस प्लॉट से, उस कम्युनिटी से उल्टी साइड पे हो। आपने ओवर द हेड अपने सर के ऊपर से पीछे फेंकना है, देखना आगे है और उसको फेंकना पीछे है, ताकि आप अपनी मर्जी से ना हो कि मैंने इस जगह सेट करनी। आपने जगह सेट नहीं करनी, बल्कि आपने सिर्फ कोऑर्डिनेट को फेंकना है, वो जिस जगह पे गिरेगा। जब हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट फेंकते हैं तो इसके लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है रैंडम सैम्पलिंग। लफ्ज़ मैंने बोला, मैं दोबारा बोल देता हूँ, रैंडम सैम्पलिंग। ये आप सैंपल नमूना ले रहे हैं और वो एट रैंडम ले रहे हैं। एट रैंडम यही होता है कि बेतरतीबी से, उसकी कोई तरतीब नहीं है, उसमें आपने खुद चूज़ नहीं करना कि मैंने इस जगह से लेना है, इस जगह से लेना है। आपने बगैर देखे उसको इस तरह से फेंकना होता है कि आपका ज़ाती तसव्वुर उस पर शामिल ना हो। अगर आपको देख के फेंकेंगे तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप एट रैंडम फेंकेंगे तो फिर वो रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, अच्छा रिजल्ट होगा। अच्छा जी, साइज अभी मैंने 2 का जिक्र किया था, फुट, स्क्वायर फुट और स्क्वायर मीटर। आप छोटे बड़े साइज के कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा कोऑर्डिनेट होगा, अगर वो फेंकेंगे ज़्यादा बड़े साइज में तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करना। बड़े साइज के कोऑर्डिनेट्स आमतौर पर गिवन एरिया जो होता है वहाँ पे एट रैंडम एरियाज मार्क करके उनको भी कोऑर्डिनेट का नाम दिया जाता है। इसके साथ में भी स्क्रीन शेयर करके करूँगा, ये स्क्रीन शेयर के साथ कोऑर्डिनेट्स की तादाद, जितने ज़्यादा आप कोऑर्डिनेट्स फेंकेंगे या मार्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपके कोऑर्डिनेट कम हैं तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होगा। जी, ये सब कुछ मैंने आपके सामने लफ्ज़ में बयान कर दिए है और अब किसी की डायग्राम्स और उसके हवाले से कुछ चीज़ें।
जी, क्वाड्रेटिक मेथड तारफ शुरू हो चुका हुआ, मैंने सब नाम आपके सामने लिख दिया है और अभी मैं यहाँ पे डायग्राम्स की शक्ल में इसको जो है एक्सप्लेन करूँगा, इसके टाइप्स को और बाकी चीज़ों को। फर्स्ट कीजिए वो एरिया है, मैंने सर्च किया, ये वो एरिया है जिसको आप स्टडी करने लगे हैं। और फर्स्ट कर लीजिए कॉलेज का कोई लॉन है, ये कॉलेज का एक लॉन है, आपने इसको स्टडी करना है, इसमें प्लांटेशन को स्टडी करना है। ये आपका क्वाड्रेट है और फर्स्ट कर लीजिए स्क्वायर फुट है, एक स्क्वायर फुट जो कि हम आम यूज करते हैं, तो हम आप बड़े साइज में एक स्क्वायर मीटर वाला भी यूज कर सकते हैं। आप जो मैन है वो यहाँ पे खड़ा हो, आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, यहाँ जहाँ चाहें खड़े हो सकते हैं, जो आपको सूट करता है, दरम्यान में खड़े हो जाए, कोने पे खड़े हो जाए। क्वाड्रेट को अपने हाथ में पकड़ना है। अब याद रखिएगा ये जो एरो है, एरो शो कर रहा है कि आपका मुंह इस तरफ होना चाहिए। ये एरो इंडिकेट करने के लिए आपका फेस इस साइड पे है, आपने अपना मुंह उस प्लॉट से ऑपोजिट साइड पे रखा है जिसको आपने सैंपल करना है। अब आपने इसको अपने हाथ में पकड़ना है, दाएं हाथ बाएं जो भी आप यूज करते हैं। जब आप इसको फेंकेंगे, चूंकि आप देख इधर रहे हैं, जब पीछे फेंकें तो ये कहीं भी गिर सकता है। अब फर्ज कीजिए आपने, हाँ ये भी ध्यान रखते हैं कि आपने कोशिश करनी है कि मुख्तलिफ सिमतों में गिरें। मसलन कुछ को कम फोर्स से फेंकेंगे वो करीब गिरेंगे, कुछ को ज़्यादा फोर्स से फेंकेंगे ज़्यादा दूर से गिरेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ क्वाड्रेट यहाँ से फेंकते हैं, कुछ यहाँ से फेंक दें, कुछ यहाँ से फेंक दें, ऐसे भी कर सकते हैं। बहरहाल जब आप क्वाड्रेट फेंकेंगे, फर्ज कीजिए ये जस्ट निशान लगा रहा हूँ, आपने क्वाड्रेट फेंके हुए हैं, ये इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर जाके गिरे। ये मैंने वो जगह शो की हैं जहाँ पे क्वाड्रेट्स गिरे हैं। आप किसी एक को चुन लेते हैं, फर्ज कीजिए आप सबसे पहले आपने ये क्वाड्रेट फेंका था, यहाँ पे आप पहुँच गए और इसमें अगर स्क्वायर फुट है या स्क्वायर मीटर जितना भी है, इसके अंदर से आपने चेक करना है कि कौन कौन से प्लांट्स मौजूद हैं, कितने प्लांट्स मौजूद हैं। स्क्वायर फुट होगा तो ज़ाहिर है छोटा सा एरिया होगा, बड़े आराम से एक बंदा बड़े आराम से चंद सेकंड में इसको स्टडी कर सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि अगर तो ग्रास उगी हुई है, याद रखिए आप, आई एम श्योर को ग्रास से वाकिफ हैं, ग्रास के पौधे यूं होते हैं, ये हाथ थोड़े फासले से, ये मैंने ग्रास दिखा रहा हूँ चूँकि आपने क्लासेस पढ़ ली हुई हैं, ये टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़ाया था, आपको इसको देख के शायद याद आ जाए ये मैंने क्या ड्रा किया। वो बताना चाहेगा आप में से मैंने ये चीज़ क्या, किस चीज़ को शो कर रही है? क्लास में से कोई बच्चा ये बता सकता है कि ये मैंने क्या दिखाया है ग्रास के हवाले से? फील्ड है सर। नहीं, ये दोबारा इसको गौर से देखना है, ये क्या चीज़ शो कर रही है, चीज़ जो मैंने ड्रा की है। याद रखिएगा बॉटनी ये सेकंड सेमेस्टर से बॉटनी से लिया है मैंने, और सेकंड सेमेस्टर बॉटनी मैंने नहीं पढ़ाई हुई, आपको किसी और ने पढ़ाई। बल्ब है। और कोई चीज? श्रब्स। और कुछ? ये सारी जॉब गलत जॉब दे रहे हैं, कोई भी जॉब ठीक नहीं है। सेमेस्टर 2 बॉटनी का आगाज ही जो है वो शेर अहमद से, आपने शेर अहमद पढ़ी है बेसिक, जिसमें सीड, रूट, जी सर। स्टेम, लीव्स, ये वहाँ से मैंने यस सर। लिया हुआ है। या देखिए कि ग्रासेस में ये फर्स्ट की ये एक जगह पे आपने ग्रास का पौधा ग्रो किया है, ये वाला, इसमें से यहाँ से आउटग्रोथ निकलती हैं इस साइड के ऊपर, मुख्तलिफ साइड के ऊपर मैंने एक शो किया है, एक ज़्यादा भी हो सकती हैं, थोड़े से फासले पे जाके इसमें से नीचे रूट्स और ऊपर शूट्स निकल आती हैं, एक नया पौधा स्टैब्लिश होता है, यहाँ पे एक नया पौधा स्टैब्लिश हो जाता है। ये शुरू में इंटरकनेक्ट रहते हैं, लेकिन अगर ये कट जाए तो ये पौधे इंडिपेंडेंट हो जाए। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, आप इसको एक प्लांट काउंट करेंगे, इसको दूसरा करेंगे, इसको तीसरा, क्योंकि अगर आप इसको काट देते हैं तो इसकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं होता, ये हर पौधा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये नंबर ऑफ प्लांट, याद रखिए ये स्पेसिफिक बने ग्रास के लिहाज से, ये जो आम ग्रास है उसकी बात हो रही, लेकिन अगर किसी ने खुद ग्रो की हुई है तो वो दो के फासले पे होगी, उसमें अगर अर्ली स्टेज है तो ऐसा नहीं होगा। और कुछ ग्रास ऐसे भी जिनमें लंबे लंबे ये वाले जो फासला होता है, आपने आई एम श्योर के शक्कर और राइजोम, इस तरह के बहुत से और पौधे हैं जिनमें ऐसा होता है, लेकिन स्वाय ग्रास के आपको ऐसा कोई पौधा अपने वर्ल्ड में ऐसे नहीं मिलेगा जहाँ पर आप स्टडी कर रहे होंगे। अब हमारे इलाके में अगर हम कॉलेज की बात करते हैं, डिपेंड करते हुए मौसम कौन सा है। आप इस बात से वाकिफ हैं कि कुछ प्लांट सीजनल होते हैं, एक खास सीजन में ग्रो होते हैं,
और दूसरे सीजन में वो मौजूद नहीं होते। सर्दी का मौसम है तो कुछ और प्लांट मिलेंगे, गर्मी का मौसम है तो कुछ और प्लांट मिलेंगे। बहरहाल आपने उस स्क्वायर एरिया के अंदर, जो हम स्क्वायर फुट स्क्वायर मीटर यूज कर रहे हैं, उसको आप लिखेंगे ऐसे 1 2 3। फर्स्ट कीजिए 1 पे ग्रास है, मैं सिर्फ दिस क्लास लिखता हूँ, इस आनंद बटन कर लीजिए। इसके फर्स्ट कीजिए आपको यहाँ पे 9 पौधे मिले हैं सपोज। उसके बाद प्लांट है, इसका नाम है मेडिकेगो, लिख रहा हूँ एम फॉर मेडिकेगो। आपको इसका सिर्फ एक पौधा मिला है और एक और पौधा है। फर्स्ट कीजिए यहाँ से आपको ऑक्सैलिस, ओ फॉर ऑक्सैलिस, इसके 2 पौधे हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल दी हैं। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो जो पौधे वहां से मिलेंगे आप उनको नोट करेंगे। अब चूंकि हमारा एरिया ऑलरेडी फिक्स्ड है, स्क्वायर फुट था, ये कितने ग्रास के कितने प्लांट यहाँ से निकले हैं, मेडिकेगो कितने होंगे, कितने हैं, और भी स्पीशीज होंगे। अब इस तरह से जब आप बनाएंगे ये आपका एक कोऑर्डिनेट का डेटा आ गया। उसके बाद आप दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिया, इसके अंदर आपने स्टडी किया वो डाटा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप इन सब को टोटल कर लेंगे। अगर ये 10 है तो इन सब का टोटल हो जाएगा और वो टोटल निकाल के आगे आपको याद होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो करैक्टर्स हैं क्वांटिटेटिव, चूंकि क्वांटिटेटिव आपको कोऑर्डिनेट बैंक का तादाद मौजूद है। अब हर एक कोऑर्डिनेट में, किसी कोऑर्डिनेट में कोई चीज़ ज़्यादा, कोई और चीज़ ज़्यादा हो सकती है, उनका टोटल करके एवरेज निकल आएगा। और अगर आपको टोटल एरिया मालूम हो तो उसके लिहाज से आप टोटल एरिया में इनकी डेंसिटी, कवर, अबंडेंस, जो चीज़ें भी, चूँकि हम यहाँ पे सिर्फ तादाद को हमने काउंट किया है, तादाद। अगर आप इस एरिया में के तमाम प्लांट्स को काट लें तो उनका फ्रेश वेट, मैंने इस्तेमाल किया है फ्रेश वेट, आप काट के उनका फ्रेश वेट ले सकते हैं या उनको स्पेसिफिक कंडीशन में ड्राई करके उनका ड्राई वेट ले सकते हैं। फ्रेश वेट या ड्राई वेट, ये दोनों वेट के लिए है। ये भी, ये बायोमास की कैलकुलेशन के लिए, अगर आप बायोमास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ऐसे ही अगर ये तो थे छोटे पौधों के, अगर फर्ज कीजिए एक जगह पे दरख्त उगे हुए हैं और आप उनको स्टडी करना चाह रहे हैं तो फिर ये वाला कोऑर्डिनेट यूज नहीं होगा। फिर आप एरिया फिक्स करेंगे, बल्कि ये वही एक बड़े वाला इलाका है। यहाँ पे आप ये तो कर सकते हैं कि कौन सी जगह सेलेक्ट करनी है, कौन सी जगह सेलेक्ट करनी है उसके लिए आप कोऑर्डिनेट दें। क्योंकि दरख्त कोऑर्डिनेट में नहीं आ सकते हैं, वो ज़्यादा टकरा के गिर जाएगा। जहाँ वो कोऑर्डिनेट गिरता है उसको सेंटर में रखते हुए उसके आसपास, बल्कि यहाँ पे गिरा था, आपने यहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर, ये फर्ज कर लीजिए, जब आपने दरख्तों को स्टडी करना है तो आपने एक रैंडम, याद रखिए कि जब आपने वो कोऑर्डिनेट रखा है वो सिर्फ सैम्पलिंग के लिए कि सैंपल लेना कहाँ से। अगर आप ऐसा ना करना चाहें, एट रैंडम खुद मार्क कर दें, ये मैंने यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट सब टाइम के करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब ये ज़्यादा एक बात ट्रीज की हो रही है, यहाँ पे ट्रीज बड़े हो गए। अब ट्रीज जो कि बड़े होते हैं उनको बड़े आराम से चेक किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। अगर आप सिर्फ दरख्तों को गिन रहे हैं और उनकी स्पीशीज, यहाँ पे जैसे प्लांट्स के नाम दिए थे वहाँ पर आ जाएंगे। अगर फर्स्ट अपने कॉलम में कर रहे हैं तो सपोज कर लीजिए आपके कॉलम में आपको जो पौधे मिल सकते हैं, जो ट्रीज की बात होने लगी है, सपोज नंबर 1 पे आपको अकेसिया मिला है। अकेसिया, याद रखिए कि ये आपने अगर करना होगा तो उन प्लॉट में जो वाले डिपार्टमेंट की बैक साइड पे है वहाँ पे। सपोज आपने अकेसिया को चेक किया, आपको उसमें एक मिला है। डलबजिया, शीशम डाली है, और उसके यहाँ उसके 2 पौधे मिल गए हैं। और ऐसे ही उसकी जामुन पौधा उगा हुआ है और उसका वहाँ पे एक पौधा है। ऑनवर्ड जितने भी पौधे आपको मिलते हैं उस गिवन एरिया के अंदर वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर तो आप सिर्फ तादाद को काउंट कर रहे हैं तो ये नंबर के लिहाज से। सेकंड है आप उनका बेसल एरिया, आपको याद होगा ये बात हो चुकी है। अगर आप कवर मालूम करना चाह रहे हैं तो बेसल एरिया, ये स्टैंडर्ड मेथड ये होगा, ये दरख्त है 5 फीट की हाइट पे, 5 फुट की हाइट के ऊपर, ये 5 फीट है, 5 फुट की हाइट पे, जो कि तकरीबन ह्यूमन हाइट के करीब भी है। आप उसकी मोटाई को मेजर करेंगे और ये इसकी गर्थ होगी ज़ाहिर, उस गर्थ से आप उसका डायमीटर, रेडियस निकाल सकते हैं और फिर उसका बेसल एरिया निकाल सकते हैं एक। या ये इसके ऊपर इसकी कैनोपी है, इसकी कैनोपी को दरख्त के नीचे से घूम के अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कितना एरिया कवर किया है। या जो शेडो मेथड मैंने बताया था, सूरज जब चमक रहा होगा 12 बजे के करीब, इसका जो जहाँ पे साया बन रहा होगा उस साये को मार्क कर लें और उसको मेजर किया जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली ये कितने साइज का है। बहरहाल ये है जो कवर को अगर आपने मालूम करना है, बेसिक एरिया कवर हो सकता है और कैनोपी कवर, दोनों के लिहाज से। जी, अब पहले मैंने छोटे पौधे जो पौधे थे, अगर बहुत छोटे साइज के पौधे हैं ग्रासेस टाइप, तो वो वाला मेथड।
और अगर दरख्त हैं तो फिर ये होगा। अगर आप एक इलाके को परमानेंटली स्टडी करना चाह रहे हैं, और फर्ज कर लिए यही इलाका है, आप इसको मुस्तकिल तौर पर स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका है कि यहाँ पे आप 4 बड़े पोल गाड़ दीजिए। इन पोल्स के साथ वायर लगानी है, ये वायर्स हैं, और ये वायर बार बार भी हो सकती है, जिसका मतलब बाहर से मुदाखलत इसमें बंद हो जाए। इसमें इतनी बार बार लगा दें कि बाहर से कोई चीज़ें, बड़े जानवर इसके अंदर ना आ सकें। और अगर आप चाहें तो इसको सारा इकट्ठे रख सकते हैं, आप चाहें तो इसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं। फर्स्ट के लिए आप इसके 4 क्वार्टर कर लेते हैं, आप ऐसे इन 4 हिस्सों को सेपरेट स्टडी कर सकते हैं, 2 हिस्से भी कर सकते हैं, एक को नॉर्मल में और एक हिस्से में। अगर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, फर्स्ट 4 थे, तो इन 4 में से 2 के अंदर इसको इस तरह से फेंस करें कि बाहर से इसमें से मुदाखलत ना हो, और ये ऐसे रख सकते हैं कि इसमें से जानवर आ जा सकते हैं, तो उनका इफेक्ट इसके ऊपर। अगर आपने इसको इस तरह से क्लोज कर दिया है कि इसके अंदर कोई ग्रेजर नहीं जा सकता बड़े वाला, तो यहाँ पे कंडीशन कुछ और होगी, जहाँ पे ग्रेजर जा सकते हैं, अगर यहाँ पे रास्ता मौजूद है आ जाने का, तो इन दोनों में ग्रेजिंग का इफेक्ट अगर आप उसकी स्टडी करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से कंपेरिजन साथ ही हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने, आई एम श्योर कि केमिस्ट्री में या जिसके मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराए हो, जोलॉजी की बायोकेमिस्ट्री में, तो हर टेस्ट के साथ उसका कंट्रोल रन करना चाहिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल एरिया आपका, ये आपका कंट्रोल एरिया होगा, ताकि इन दोनों को कंपेयर किया जा सके। ये था जी वो तमाम चीज़ें जो कि डिस्कस हो रही हैं कोऑर्डिनेट मेथड के लिहाज से। अच्छा, अभी याद रखिए कि मैंने 3 किस्मों का जिक्र कर दिया, एक मैके वाला कोऑर्डिनेट, एक फिक्स एरिया, सॉरी बड़ा एरिया जहाँ पे आपने दरख्तों को स्टडी करना है, और अगर आप मुस्तकिल तौर पर स्टडी करना है। ये सब कोऑर्डिनेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब डिपेंड करते हुए आपके पास कौन सी बुक्स हैं, मुख्तलिफ बुक्स ने मुख्तलिफ मेथड दिए होंगे इसके अंदर, और इसकी और भी वैराइटीज़, इनकी और भी वैराइटीज़ हैं, और कुछ ऐसी वैराइटी हैं जिनका ताल्लुक ये जो मैंने बताया इसके लिहाज से नहीं है, बल्कि आगे उसको आपने यूज़ कैसे करना है, उनको मैं अभी मेंशन करता हूँ कि ये आप फर्दर। अभी जो मैंने टाइप्स बताई हैं याद रखिएगा, फिर सुन लीजिए। मैंने 3 टाइप्स डिस्कस की हैं। एक वो वाला जो फेंकने वाला होता है, थ्रो करने वाला क्वाड्रेंट, ये THRO वाला है, आपने थ्रो किया, थ्रो करके, और ये ग्रासेस के लिए था, स्मॉल साइज क्वाड्रेंट। ये एरिया फिक्स किया आपने। एरिया फिक्स का मतलब है कि चूंकि दरख्तों को स्टडी करना है, क्वाड्रेंट फेंक नहीं सकते, आपने एरिया मार्क कर लिया पहले से, ये आपका मार्क एरिया है, और फिर यहाँ पे आपने जो ट्रीज है उनको काउंट कर लिया। और तीसरा मैंने ये बताया था कि अगर एक बड़ा एरिया है और आप उसको मुस्तकिल तौर पर लंबे अरसे के लिए स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसको बाकायदा फेंस लगा के, बाड़ लगा के आप स्टडी कर सकते हैं, और उसके आगे फर्दर प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे 4 शो किए हैं, आप 2 भी कर सकते हैं अगर आप एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल सेपरेट उसमें रन करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने अभी ये जिक्र किए थे। अभी मुझे इसमें मज़ीद कुछ चीज़ों का जिक्र करना है, और वो इस रेफरेंस से है कि आपने खाली नंबर को स्टडी करना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं, तो ये उसके रेफरेंस से होगा। अब फर्ज कीजिए कि ये मैंने जो सबसे पहले वाला जो डिस्कस किया था कि ये आपने क्वाड्रेंट फेंका है, और उसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे ये मैंने जो किया, इसको मुख्तलिफ बुक्स के जो नाम दिए गए हैं, अगर तो आप जस्ट इस शक्ल में लेके आते हैं इसको, क्वाड्रेंट बैंक है उसमें से ये चीज़ें निकली हैं और उसको लिस्ट बना लिया, तो ये कहलाएगा लिस्ट क्वाड्रेंट। इट इज़ कॉल्ड लिस्ट क्वाड्रेंट। सबसे आसान यही होता है। और देखिएगा, अगर आप सिर्फ उनकी लिस्ट बना लेते हैं, रिकॉर्ड में रख लेते हैं, तो ये कहलाएगा लिस्ट क्वाड्रेंट। ये पहला नाम। इसमें से बाद में आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और इससे डेंसिटी भी मेजर हो सकती है। इसकी वजह से फर्दर आप डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वगैरह को मेजर कर सकते हैं। सेकंड, जी, अगर तो आपने सिर्फ ये देखा है कि कौन कौन सी स्पीशीज है तो वो लिस्ट है, लेकिन अगर आप उसकी तादाद भी, एग्जैक्ट तादाद भी साथ कर रहे हैं, तो फिर ये काउंट हो जाएगा। अगर सिर्फ नाम लिखे हैं तो ये लिस्ट बन गई है। अगर आपने उसका नंबर भी साथ नोट किया कि इस जगह से इतने निकले हैं, तो ज़ाहिर इसमें डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा, और ये काउंट क्वाड्रेंट बन जाएगा। काउंट जब आपने को गिनती भी किया बाकायदा के किस स्पीशीज के कितने, 2 हिस्से हो। अगर आपने यहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि अगर आपने दरख्त का बेसल एरिया या दरख्त का जो शेडो है वो लेके वो भी कैलकुलेट किए हैं, तो फिर ये कवर क्वाड्रेंट बन जाए। इट वुड बिकम कवर क्वाड्रेंट,
जिससे आपने गिवन एरिया का कवर भी मालूम करना है। आमतौर पर जो खाली लिस्ट की बजाय लिस्ट और काउंट दोनों इकट्ठे कर लेते हैं, उसमें स्पीशीज़ की तादाद भी आ जाती है और उनका नंबर भी आ जाता है, जिससे डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बड़े अच्छे तरीके से मालूम हो सकता है। अगर जो कुछ आपने स्टडी किया है उसको आप बाकायदा रिकॉर्ड कर लें, और रिकॉर्ड कैसे होगा कि आप एक बड़े साइज का चार्ट लेंगे। चार्ट पेपर आप समझते हैं क्या होता है, आप जिस साइज का चार्ट है उसी के मुताबिक आप उसका स्केल बना लेंगे। आप स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर या जो भी आपके पास साइज अवेलेबल है, या आपने इसकी शेप बना ली है, और उस कोऑर्डिनेट में जहाँ पे इस जगह पे फलां चीज़ थी, इस जगह पे फलां चीज़ थी, इस जगह फलां चीज़ थी, जौन जौन से पौधे मौजूद थे वो पौधों की तस्वीर या उसका रफ स्केच बना दें, और साथ ही उसका नाम भी लिखते हैं कि फलां जगह पे ये पौधा है, फलां जगह पे ये पौधा है, फलां जगह पे ये पौधा है। और अगर इससे ज़्यादा है एक स्पीशीज़ के, उनके नाम, शेप, तस्वीरें, जो चीज़ भी आप चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये चार्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड ए चार्ट कोऑर्डिनेट। ये थे जी वो सारे के सारे मेथड्स कोऑर्डिनेट के। और याद रखिए कि खा वो आपका ये वाला है, दिस वन, खा वो ये वाला है, खा ये वाला है, ये सारा मेथड काउंटिंग नंबर 1, काउंटिंग स्पीशीज नंबर 2, काउंटिंग ऑफ नंबर के लिहाज से 2 हो गया, नंबर 3 आप उसका जो कवर एरिया है वो निकाल सकते हैं, और नंबर 4 आप उसकी चार्ट की तस्वीरें बना के चार्ट कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट मेथड की जो तमाम डिटेल्स हैं वो आपके सामने मैंने डिस्कस कर दी। अब इसका दूसरा हिस्सा है जो मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं। या देखिए कि जब हम वो पढ़ रहे थे उस पर जिक्र आया था, वहाँ पे फार्मूला बोले थे आपके पास जो बुक्स हैं उनमें से आपको मुख्तलिफ फार्मूले मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास मैं डेंसिटी की बात करता हूँ। सबसे पहले आपने एक क्वाड्रेंट फेंका है, ये स्क्वायर फुट का था, इस स्क्वायर फुट में ग्रास की डेंसिटी निकल रही है 9 पर स्क्वायर फुट। ये एम पे मेडिकल का था, ये 1 पर स्क्वायर फुट, ऑक्सिलस 2 पर स्क्वायर फुट। ये एक क्वाड्रेंट की बात हुई है। अगर बहुत से क्वाड्रेंट हों तो उन सबको काउंट करके टोटल, और अगर एरिया मालूम हो तो उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया कितना है, टोटल जो है डेंसिटी का अंदाजा किया जा सकता है। ये तो था जी डेंसिटी के लिहाज से एक पॉइंट। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी के लिए जो एरिया जो फार्मूलाज थे मुख्तलिफ आपके बुक्स में फार्मूला दिए गए हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। कितने फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपने फर्ज की 10 क्वाड्रेंट फेंके हैं, 10 में से फर्ज कीजिए 5 में एक स्पीशीज मिलेगी। फ्रीक्वेंसी के लिए दोबारा चेक कीजिए, आपने क्वाड्रेंट फेंके, जो पहले वाला क्वाड्रेंट था छोटे वाला, आपने फर्ज कीजिए 10 क्वाड्रेंट फेंके, उसमें से 5 में एक स्पीशीज निकली है। 5 बाई 10 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इसके निकल आए। ये कितनी जो है वो फ्रीक्वेंसी, बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, बात फॉलो हो रही है कि नहीं जी? जी सर। चूंकि आपकी बुक्स में मौजूद होगा, मैंने डेंसिटी का जिक्र पहले कर दिया है। डेंसिटी का जो फार्मूला जो है, नंबर नहीं जा रहा जो डॉक्टर, नंबर कितने तादाद है टोटल और एरिया कितना है, नंबर डिवाइड बाय एरिया, ए फॉर एरिया, एक पर्टिकुलर। फर्ज कीजिए कि वो यहाँ पे थे 9 थे और एरिया हमारे पास था 1 स्क्वायर फुट, तो इसकी डेंसिटी क्या आएगी 9 पर स्क्वायर फुट। अगर मीटर में था तो मीटर में खिलाएगी, जो भी आपने जिस तरह से निकाला। बल्कि फ्रीक्वेंसी के लिए एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस कहलाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। फर्ज कीजिए वो मैंने यह कहा था कि टोटल आपने फेंके हैं 10 कोऑर्डिनेट, 10 में से वो 5 में निकली है स्पीशीज, अकरेंस 5 में है, टोटल 10 थे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो 50% बन जाएगा। ये इसकी फ्रीक्वेंसी 50% है, यानी जितने कोऑर्डिनेट फेंके उससे आधा नंबर आपको मिल रही है। अगर 10 फेंके एक में मिल रही है तो वो 1 बाई 10 इंटू 100 10% बन जाएगा। अगर फर्ज कीजिए आपने 10 घंटे और 10 के 10 में मिल रही है गिवन स्पीशीज अकरेंस के लिहाज से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100% बन जाएगी। ये कोऑर्डिनेट मेथड से फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन का जो तरीका है वो के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये पहले बात पूछ गई है कि जब आप कोऑर्डिनेट मेथड से जो फिक्स जितनी भी चीज़ें हैं तादाद के लिहाज से, वजन के लिहाज से, यहाँ पे अगरचे आपकी बुक्स में
आम बुक्स में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने जिक्र किया था कि उसका फ्रेश और ड्राई वेट लेके आप उसका भी आगे रिकॉर्ड रख सकते हैं। और अगर आप यील्ड चेक करना चाह रहे हैं, अगर इस इलाके में अगर आप यील्ड चेक करना चाह रहे हैं प्लांट्स की या क्रॉप की, तो उसका फ्रेश वेट या ड्राई वेट, आमतौर पर पहले फ्रेश वेट लेते हैं और उसका ड्राई वेट निकालते हैं और फिर उसका भी निकाल सकते हैं कि ये खास तौर पर क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहरहाल आप फॉरेस्ट में भी कर सकते हैं या ग्रासलैंड में भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ का चीज़ें जो है कैलकुलेट करने के लिए निकाल। बहरहाल आज मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको कोऑर्डिनेट मेथड, उसके मुख्तलिफ जो वेरिएशंस हैं और वो सारी की सारी चीज़ें, और जिस तरीके से आगे फर्दर की कैलकुलेशन की जा सकती है वो डिस्कस कर। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन, हमारा टाइम 10 बजे तक है, 9 से 10 ठीक है, 5 मिनट का टाइम आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको बता दिया गया है वो वहाँ से कर लें। थ्योरेटिकली मैंने उसकी तमाम टाइप्स और उससे कैसे कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके तमाम टाइप्स, इसके वर्किंग के लिहाज से, लिस्ट कोऑर्डिनेट, काउंट कोऑर्डिनेट, कोर कोऑर्डिनेट, और इसी के वजह से डेंसिटी की कैलकुलेशन कैसे होगी, फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ये सब चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर। जी आपकी आवाज़ कट रही है सर। नेट की वजह से ना लेट ज्वाइन हुआ। जी। आशा 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 आपके किसी मुझे आपके किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आई है। यस सर। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, इसलिए मुझे नहीं समझ आई। आप ऐसे करें कि चैट में लिख के भेजें, अंजलीत के पास भेज दें या सवा के पास, वो मुझे बता दें आप क्या पूछ रहे हैं। सर ये कह रही हैं 64 और 72 कह रही हैं कि वो लेट हो गई हैं नेट प्रॉब्लम की वजह से, अच्छा ये तो कह रही हैं। अटेंडेंस का कह रही हैं सर। मुझे शायद कोई मसला फीस वर्ष पैदा हो, यहाँ तो मसला हाजिरी पैदा हो। दोबारा बताएं रोल नंबर क्या क्या है। 64 72 64 और 72 और 45 एंड 49। 45 पहले ही और 40। चैट में हाजिरी बाकी है सब लोगों ने, चैट में अटेंडेंस बाकी हुई है। जी सर की है। चलें, अब ये जो कुछ आपके सामने डिस्कस किया गया था वो मैं तमाम चीज़ें तो बता चुका हुआ हूँ। इसमें जो आखिरी वाला था जो मैंने परमानेंट का जिक्र किया था कि मुश्किल तौर पर पोल्स गाड़ दें और बार बार लगा के आप स्टडी कर सकते हैं, उसकी भी फर्दर वेरिएशन मौजूद हैं। उसमें भी मज़ीद कुछ चीज़ें और की जा सकती हैं, स्टडी की जा सकती हैं और कंपेरिजन। अभी मैंने फ्रेश वेट और ड्राई वेट का जिक्र किया था खास तौर पर। अगर क्रॉप को आप स्टडी कर रहे हैं या ग्रास लैंड है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फैक्टर्स का, फर्ज कीजिए एक साल बारिश कम हुई है तो आप नोट करेंगे कि उस साल पौधे छोटे होंगे और कम होंगे और उनका वजन भी कम होगा। एक साल बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो पौधे बड़े भी हो जाएंगे, ज़्यादा भी हो जाएंगे और उनका वजन भी ज़्यादा, यानी यील्ड ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगी। फर्ज कीजिए किसी वजह से कोई डिजीज़ आ गई, उस डिजीज़ की वजह से कुछ पौधे या कोई ख़ास पौधे मर गए हैं, बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए, कम हो गए, तो ये भी चेक हो सकता है। चुनांचे फ्रेश और ड्राई वेट वाला जो है मेथड है जो बायोमास के लिए बेसिकली होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इस लिहाज से। और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह हों या ऐसी चीज़ हो, उसके लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंस जो है। इसमें काम एक चीज़ होती है कि जब क्रॉप के लिहाज से आप कर रहे हैं तो आप इसको कट किस जगह से करें, उसमें जो भी आप फैसला करते हैं, ज़मीन के लेवल से कट करना है, ज़मीन से 6 के फासले पे कट करना है, 1 फुट से करना है,
तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये फलां जगह से, ताकि कंपैरिजन जो किया जा सके। अगर गंदम है, या देखिए आपने अगर कहीं पर गंदम की कटाई देखी हो तो गंदम को आमतौर पर कम से कम 6 इंच, अगर हाथ से काट रहे हो तो नीचे से तकरीबन 6 इंच जगह छोड़ के फिर कट रहे होते हैं। अगर मशीन से काट रहे हैं तो 6 इंच से भी ज़्यादा, पाँच मशीनें 1 फुट तक जगह छोड़ के ऊपर से उसको काटती हैं। पर वो डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं, कितने पैमाने का ये काम। या देखिए कि जहाँ पे साइंटिस्ट एक